अभी जैसे किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत का संविधान क्या है, उसका जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में निहित जो शब्द हैं वो क्या है, और वो जो संविधान का मूल भाव है उसको लागू कराने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कि क्या संविधान में किसी भी प्रकार से उसके प्रावधानों को बदला जा सकता है या सुधारा जा सकता है, जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वर्णित करता है। उसका मतलब ये है कि जैसे भारत का संविधान अपना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है एक तरह से बन करके तैयार हुआ था, जो कि 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। तो उस समय के भारत की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए संविधान में प्रावधान किए गए। लेकिन जो संविधान निर्माता थे, संविधान को बनाने वाली जो टीम थी, जो समूह था, वो बहुत दूरदर्शी लोग थे। उन लोगों ने इस बात को जाना था, वो इस बात से परिचित थे कि ये संविधान आज की परिस्थितियों के हिसाब से तो उपयुक्त पूर्णतया है, लेकिन यदि चूंकि इसी संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अनंत काल तक देश चलेगा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है कि 1950 की जो परिस्थितियां हैं वही 2021 की परिस्थितियां हो। तो उन दूरदर्शी लोगों ने ये व्यवस्था दी कि समय परिवर्तन के साथ यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती है तो एक विहित प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन भी संभव है। अब वो प्रक्रिया क्या होती है? अनुच्छेद 368 ये बताता है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? प्रधानमंत्री कोई नोटिस जारी करके संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, या राष्ट्रपति कोई राजाज्ञा जारी करके संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने अनेक प्रकार के बिल पढ़े होंगे, संसद में बिल पेश किए जाते हैं। कुछ साधारण होते हैं और कुछ जो है साधारण से इतर विशिष्ट प्रकार के बिल होते हैं। तो उनकी प्रक्रिया से आप लोग परिचित होंगे ही कि जैसे केंद्र सरकार ने अभी जो है किसानों के लेकर के जो है जो बिल लाए, तो उनको उन्होंने संसद में रखा, उस पर वोटिंग हुई, चर्चा हुई और उनको पास किया गया। तो इसी तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो भारत की संसद की होती है। भारत की संसद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भारत की संसद में मुख्य रूप से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये मिल करके भारत की संसद कहलाते हैं। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा लोकसभा में जैसे चुनाव होता है, जब देश का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जब चुना जाना होता है तो लोकसभा का चुनाव होता है। हम लोग संसद सदस्य चुन करके भेजते हैं और हम जिस दल को उसमें बहुमत प्राप्त होता है वो अपना मुखिया चुनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है संविधान संशोधन का कार्य किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी बहुत जो है जटिल है। ऐसे नहीं कि किसी भी साधारण मुद्दे को उठा करके आप संशोधन कर दीजिए। संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया होती है कि अगर आपको किसी भी जो है प्रकार से, ये क्या लिख रहे हैं, हमारे भारत में बहुत अनुच्छेद हैं, इनमें अब मैं आपको प्रश्न पहले पढ़ लेता हूं ताकि आपका जवाब दे सकूं। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रश्न आप लोग जो है बाद में लिख दिया करिए। आपने लिखा है कि हमारे भारत में बहुत अनुच्छेद हैं, इनमें से लागू हो चुके हैं कितने, हो चुके हैं और कितने नहीं हुए हैं। देखिए, अनुच्छेद का हमने संजीत सिंह, हमने आपको बताया था कि भारत के संविधान में प्रारंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे। तो एक तो ये भाव होता है कि इसमें अनुच्छेद बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जो इसका मूल वो है कि अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ती है। अनुच्छेदों में परिवर्तन होने के बाद
इसमें आपको दो तरह के विचार मिलते हैं। एक आपको कोई हो सकता है कहे कि अनुच्छेद 395 ही है, और दूसरा कहे नहीं अनुच्छेद 470 हो गए हैं। तो बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े भी जा सकते हैं, बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो आपके प्रश्न का जवाब यही है कि जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी लागू हैं। संविधान के अनुच्छेद जो हैं वो नियम हैं, मार्गदर्शक हैं व्यवस्था संचालन के लिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला लागू है और ये वाला नहीं लागू है। तो संविधान के जो प्रारंभ में अनुच्छेद थे 395 थे, और इनमें परिवर्तन होकर के अब लगभग 470 के आसपास जो है इनकी संख्या पहुंच गई है। तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन जब किया जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल पेश किया जाता है, और बिल पेश करने के बाद उस पर चर्चा होती है और उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद यदि वो बहुमत से पारित होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी जो है दो प्रकार के मुख्यतः बिल होते हैं। कुछ तो साधारण होते हैं, जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना है या नए राज्य की जो है सीमा में परिवर्तन करना है। मान लीजिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ समझौता किया जाना है कि इधर का हिस्सा यूपी में आ जाएगा, उधर का हिस्सा एमपी में आ जाएगा। तो ऐसे सामान्य जो है उसके लिए साधारण बहुमत आवश्यक होता है। लेकिन जब कोई बड़ा बदलाव करना होता है, जैसे आपको अब याद होगा कि अभी जीएसटी पारित हुआ था। जीएसटी का जो बिल था वो जो है विशिष्ट बहुमत से पारित होने वाला बिल था। तो पहले प्रकार का जो साधारण संविधान संशोधन होता है उसमें संसद जो है दोनों सदनों से बिल पास करके राष्ट्रपति की मंजूरी से वो संशोधन कर सकती है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का होता है कि जैसे जीएसटी की चर्चा हमने की, इस प्रकार का अगर कोई संविधान संशोधन करना है तो उस संविधान संशोधन के लिए केवल राज्यसभा और लोकसभा ही नहीं, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से भी उसका पारित होना आवश्यक होता है। तो आपके प्रश्न को जो ये हमने समझाने की कोशिश की कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। मूलतः आपका ये जवाब था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और संसद ये कार्य जो है कर सकती है। लेकिन अब एक प्रश्न इसमें और उठता है कि क्या सब कुछ संशोधन कर सकती है? संसद चाहे तो क्या पूरा संविधान बदल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। संसद एक जो है न्यायालय में वाद लंबित हुआ था केशवानंद भारती का 1973 में। तो उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसमें एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। मतलब उसमें कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कभी नहीं बदला जा सकता है। यदि कभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का कोई भी सरकार या सदन कभी प्रयास करेगा तो जो उच्चतम न्यायालय है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करके रद्द कर देगा, खारिज कर देगा। जैसे आप लोगों को याद हुआ होगा कि एक न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित विधेयक संसद ने पास किया था जिसमें जजों की नियुक्ति को लेकर के प्रावधान किया गया था। तो उस जो है संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि न्यायपालिका सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहेगी, उससे ऊपर कोई जो है बंधन नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने ये कह करके इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। उस केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि भारत के संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जा सकता है। जो मतलब संविधान की मूल भावना है, जैसे भारत के संविधान की मूल भावना क्या है? धर्मनिरपेक्षता। मतलब भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, मतलब इसको कभी जो है किसी धर्म विशेष के लिए जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। समानता ये बेसिक स्ट्रक्चर है? बंधुत्व ये चीजें जो स्वतंत्रता है, समानता है? ये आपका सेकुलर स्टेट का जो दर्जा है, इन सब चीजों में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर मूल भाव के अंतर्गत आते हैं।
जो समाजवादी स्वरूप है भारत के संविधान का, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो वो न्यायालय का निर्देश ये कहता है कि संविधान में संशोधन आप करिए, ठीक है, लेकिन इसके मूल स्वभाव को बदलने का कभी भी प्रयत्न ना कीजिए। यदि कोई भी सरकार संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन के लिए कोई बिल लाती है, तो भले ही वो संख्या बल के आधार पर पास कर दिया जाए, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो निरस्त कर देगा, रद्द कर देगा, और जो संविधान का मूल प्रावधान है वो सदैव लागू रहेगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है? हाँ, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित है। सीमा क्या निर्धारित है? कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जा सकेगी। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि अब इस पर चर्चा पर्याप्त हो गई है। अब हम लोग अपनी क्लास की बात करते हैं। आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है। आपकी जो आगे की 3 यूनिट हैं, जिसमें से पहली यूनिट आपकी कहती है प्राथमिक शिक्षा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन है, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत में अब तक गठित आयोग एवं समितियां रही हैं, जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, हंटर कमीशन पढ़ा था, उसके बाद सैडलर कमीशन पढ़ा, गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना पढ़ी, आगे बहुत सारे कमीशंस गठित हुए, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, और फिर नई शिक्षा नीति 1986 की। तो हमको ये जानना है कि समय समय पर गठित होने वाले विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा के अर्थ की हम जब बात करते हैं, तो अभी का जो पैटर्न है वो 10+2 का पैटर्न है। जो हमारी स्कूली शिक्षा है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत इस पर चर्चा हो रही है, और आप लोगों ने उस चर्चा में भाग भी लिया है कि भारत ने अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत ही मेजर चेंजेस हमारे सामने स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में होने वाले हैं। तो अभी तक की जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें मुख्य रूप से शिक्षा विभक्त है। क्लास 1 से लेकर के 5 तक, 1st to 5th, उसको हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद 6 to 8, इसको कहते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद 9 to 12, इसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा। इसके बाद 12th के बाद जो होती है वो उच्च शिक्षा है। तो कुल मिलाकर के अभी का जो हमारा अगर हम प्राथमिक शिक्षा का अर्थ देखना चाहें, तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो शिक्षा है उसे हम प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक कक्षाएं कह सकते हैं। तो अभी तक हमारा जो स्ट्रक्चर था स्कूल एजुकेशन का, वो था 10+2, यानी 10 वर्ष का बेसिक आपका, और +2 11th और इंटरमीडिएट, ये आपकी टोटल स्कूल एजुकेशन का जो है स्ट्रक्चर था। लेकिन अब स्ट्रक्चर क्या हो गया है? अब हो गया है 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या है? इसमें जो प्रथम 5 वर्ष हैं, जिसमें बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तब से लेकर के उसके 8 वर्ष के हो जाने तक, उसको हम मानते हैं कि ये फाउंडेशन स्टेज है, ये आधारभूत स्थिति है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें आता है 3 साल की जो है आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो हम 5 वर्ष की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है। इसके पहले भी आप लोग जानते हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल और अन्य जगहों पर इससे पहले भी पढ़ाई होती है। केजी की पढ़ाई, नर्सरी की पढ़ाई, यूकेजी, एलकेजी और प्री नर्सरी, ये सारे बहुत सारे विभाजन हैं। तो ये सभी प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का हिस्सा हैं।
जैसे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे जाते हैं उनको क्लास 1 से एडमिशन दिया जाता है, फर्स्ट क्लास से। इससे पहले वो आंगनबाड़ी में जाते हैं, वो आंगनबाड़ी जो है वो उनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है। लेकिन अब प्री प्राइमरी एजुकेशन को बहुत मजबूत बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष की जो है वो फंडामेंटल स्टेज दी गई है। उसमें कहा गया है कि 3 वर्ष की पूर्व प्री प्राइमरी एजुकेशन और क्लास 1 और 2, ये हो गए 5, यानी 3 वर्ष क्लास 1 से पहले और 2 क्लास 1 और क्लास 2, यानी टोटल कितने हुए, 5 वर्ष हुए। तो ये 5 वर्ष की जो है वो फंडामेंटल स्टेज जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है। यानी और इस स्टेज की प्रमुखता क्या है, इस स्टेज की प्रमुखता ये है कि इसमें किताबी ज्ञान से बच्चों को मुक्त रखा जाएगा। उसमें कोई परीक्षा, उसमें कोई विशेष पाठ्यक्रम की ये आपको पढ़ना है और लिखना है, बस्ते का बोझ, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रखा गया है। इसके बाद प्लस 3 में क्या क्या आ जाता है, क्लास 3, 4th और 5th, यानी 5 क्या हुआ, फिर से आप लोग इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले हमने आपको बताया कि कौन सा नया फार्मूला अपनाया गया है। जैसे आपके अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा और स्कूल एजुकेशन को लेकर के किस फार्मूले का निर्धारण किया गया है, तो वो 5+3+3+4। तो पहले 5 में हमने आपको बताया कि क्लास 1 से पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन और क्लास 1 और क्लास 2, यानी 3+2 5 हो गया। तो ये जो पहला 5+3 है उसके 5 का डिवाइडेशन ये हुआ। और इसके बाद जो सेकंड है +3, उसमें क्या आ जाता है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ये हो गए। और +3 के बाद फिर +3 है, तो वो क्या है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, और उसके बाद +4, यानी 9 से लेके 12 तक। तो स्कूल एजुकेशन का जो आने वाला बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही होगा। कुल मिलाकर के जो 3 साल आपको हमने बताया कि ये जो है फाउंडेशन स्टेज होगी। इसके बाद जो क्लास 3 से लेकर के 5th तक, इसको नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ये जो है आगे की चीजों के लिए तैयारी होगी। इसके बाद मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की शिक्षा दी जाएगी। और इसके बाद जो है वो मिडिल 9 से लेकर के 12 तक। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस की चर्चा करना यहाँ उचित नहीं होगा। हम लोग सिर्फ इतना जान ले कि प्राथमिक शिक्षा क्या है। प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले तो नाम से ही ये स्पष्ट है। प्राथमिक यानी प्रारंभिक। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जब बालक के पढ़ने लिखने का कार्य प्रारंभ होता है तो प्रथम कक्षा 5 तक उसकी शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में, बहुत इसके भाव को समझते हुए कि जब हम शुरुआती दौर में जो पढ़ाई करते हैं वो प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा होती है। और स्ट्रक्चर जो उसका जो तकनीकी ढांचा है वो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। उसका मतलब आप यही समझेंगे कि 5+3+3+4, अभी की स्थिति में 10+2 है, उसमें से 1 से 5 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा, 6 से 8 उच्च प्राथमिक, 8 से 12 माध्यमिक। तो प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं, जो बच्चे को प्रारंभ में प्राप्त होने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा हम कहते हैं, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों सम्मिलित है। अब इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर अगर आप पिछली कक्षाओं को थोड़ा सा रिकॉल करिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हम लोगों ने पढ़ा था हंटर कमीशन। हमको लगता है कि हंटर कमीशन हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ा था। तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य जो है बताए गए थे। वो 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे, एक तो था जन शिक्षा का प्रसार, यानी सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए। ये एक उद्देश्य बनाना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का, क्योंकि व्यक्ति की, बच्चे की यदि पढ़ाई का प्रारंभ होना है तो वो प्रारंभ होगा प्राथमिक शिक्षा से ही। तो सभी को शिक्षा से जोड़ करके
उनको शैक्षिक प्रक्रिया का लाभ दिलाना, यानी जन शिक्षा का प्रसार, ये एक उद्देश्य बताया गया था हंटर कमीशन में। और दूसरा उद्देश्य एक बताया था कि व्यावहारिक जीवन की शिक्षा, यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी हमारी आवश्यकताएं हैं जिनके जिनके पूर्ति के संदर्भ में अगर हम उन सीखना हमारा होगा तो हम अपने दैनिक जीवन को बेहतर तरीके से संपादित कर पाएंगे। तो ये तो कहा था हंटर कमीशन ने। इसके बाद कोठारी कमीशन आता है। कोठारी कमीशन ने कहा था कि भावी जीवन के लिए समर्थ बनाना। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो हंटर कमीशन ने कहा व्यवहारिक जीवन, और उसी को दूसरे शब्दों में कोठारी कमीशन, जो कि 1964 और 66 में जो है गठित किया गया था, 64 में गठित किया गया था, 66 में जो है उसके रिकमेंडेशंस हम सभी के सामने आए थे। तो कोठारी कमीशन ने कहा कि हमको भावी जीवन के लिए समर्थ बनाना, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो बड़े होने के साथ साथ उसके जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, जिनका सामना करने के लिए समर्थ बनाना ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। अब अगर हम इस पर विचार करें कि कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं भावी जीवन में, जैसे हम प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं, सामान्य अंकगणित सीखते हैं, गणना करना, कैलकुलेशन करना। आप सोचिए कि अगर किसी को कैलकुलेशन ना आए, कोई इतना पढ़ा लिखा या मतलब इतना जानकार नहीं है कि वो गणना कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, तो उसके सामने दैनिक जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। अगर आप कुछ पैसे लेकर के बाजार सामान लेने जाएं और आपको ये ना पता हो कि पैसों में इतना जोड़ दिया, इतना घटा दिया तो बचे कितने, तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आपको जो सामने वाला पैसे देगा उसी को सही मान करके आप रख लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर कैलकुलेशन जो कि प्राथमिक शिक्षा में आपको बहुत आसानी से सिखाया जाता है, अगर वो नहीं मालूम होगा तो भावी जीवन में अनेक चुनौतियां आएंगी। तो भावी जीवन की ये एक चुनौती को हल किया जाता है प्राथमिक शिक्षा में। आपको कैलकुलेशन सिखाया जाता है, आपको गणना सिखाई जाती है अंक गणित के माध्यम से। सामान्य शिष्टाचार सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने से बड़ों से व्यवहार करें, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या करती हैं? ये हमको हमारे जीवन की भावी चुनौतियों के संदर्भ में समर्थ बनाती हैं। तो ये कहा था कोठारी आयोग ने। इसके अलावा कोठारी आयोग ने ये भी कहा था कि हमारी प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए मानव का शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास। हम अगर देखें, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में पढ़ा भी होगा, कि स्वस्थ मन के लिए जरूरी है स्वस्थ तन। तो शिक्षा व्यवस्था में केवल शिक्षा व्यवस्था का मतलब आपके मानसिक विकास से नहीं है कि आपको पढ़ना पढ़ाना सिखाए। शारीरिक विकास भी जो है शिक्षा व्यवस्था की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। यानी विद्यालय में होने वाले खेल के आयोजनों से और आयोजित की जाने वाली अन्य गतिविधियों से, प्रोग्राम से आपके शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा का एक ये भी प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो, इसके साथ साथ मानसिक विकास। ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अपने फर्स्ट पेपर के पार्ट में, शिक्षा की परिभाषा में, शिक्षा के उद्देश्यों में। तो उसी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें बहुत सारे उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा से सीधे संबंधित हैं। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, यानी कि हम कैसे अपना जो है एक बेटर कैरेक्टर डेवलप करें, जिससे हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसे डेवलप हो कि हम अपने और अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। तो कुल मिलाकर के प्राथमिक शिक्षा का ये भी उद्देश्य है, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास। अब इसके बाद और अगर हम उद्देश्यों की बात करें, और आप उद्देश्य सोचिए उन चीजों को लेकर के, खुद स्वयं में सोचिए कि और चीजें क्या क्या थी। ये
8 मिनट इसका टाइम बचा हुआ है। तो और चीजें क्या-क्या थी इसके बारे में आप स्वयं विचार करिए। जैसे आपको क्या-क्या पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाई जाने वाली प्रत्येक विषय वस्तु का जो भी चीजें आपको सिलेबस में पढ़ाई जा रही है उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य वही उद्देश्य उस स्तर की शिक्षा का भी होता है। जैसे आपको प्राइमरी क्लासेस में एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज से परिचित कराया जाता है। आपको बताया जाता है कि पॉल्यूशन क्या है, इससे क्या हानियां हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप इस जो है टॉपिक से ये सोचिए कि इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में हमें अवेयर करें और हम ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें जिसके कारण पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, बल्कि हम उसके सहचर बन करके चलें, पर्यावरण के लिए जो लाभदायक चीजें हैं वो करें। जैसे वृक्ष लगाना, हाँ, जल को प्रदूषित ना करना, जल का सीमित प्रयोग करना, ये सब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये भी एक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है कि पर्यावरणीय तत्वों के प्रति जागरूक करना, एक ये उद्देश्य हो गया। इसके साथ साथ और अन्य क्या चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं? अन्य चीजों में आपके जैसे साइंस पढ़ाई जाती है। साइंस के कोई बहुत जो है थ्योरेटिकल साइंस उस लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है। उस लेवल पर आपको सिर्फ सामान्य रूप से छोटी-छोटी चीजों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आपको ग्लोब दिखाया जाता है, तो ग्लोब आपको क्या बताता है कि पृथ्वी की स्थिति, कि पृथ्वी कैसे जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और पृथ्वी का आकार कैसे होगा। तो आपको विज्ञान आप में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का प्रयास कराया जाता है। आपको सौर मंडल का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आप जब बच्चा छोटा होता है तो वो रात में आकाश की तरफ देख करके बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रकट करता है कि जैसे उसने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा को देख करके वो जिज्ञासा प्रकट करेगा कि ये आधा क्यों है और उस दिन तो पूरा था, आज आधा है। हाँ, ये हमसे इतना दूर क्यों है। तो ये सब जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ चीजें रखी गई हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। तो ये भी जो है एक उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र की जो गौरव गाथा है, यानी कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, हम उनके योगदान को पढ़ें, उनके योगदान को जानें और उनसे प्रेरित हों। अनेक महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जाती हैं, उनके जीवन से हमें परिचित कराया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी में उन भावों के प्रति आस्था उत्पन्न हो। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किसी ने क्लास 6 की क्लास बुक में पढ़ा तो उनके विचारों से और उनके जीवन से प्रेरणा लेगा वो। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उसमें हो, ये भी प्राथमिक स्तर पर प्रयास कराया जाता है। और इसके लिए केवल पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं कि सिलेबस में चीजें रख दी जाएं, इसके साथ साथ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो है कराई जाती हैं। तो ये भी एक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य हुआ कि राष्ट्रीय प्रतीकों एवं गौरव के प्रति सम्मान का भाव। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य थे। तो हम लोगों ने क्या समझा कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। कल थोड़ी सी चर्चा उसके महत्व पर करेंगे। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से पहले ही अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो वो कम ठीक रहता है। आप अपनी जिज्ञासाएं बताइए, कल की क्लास में पहले हम लोग 5 मिनट उस पे डिस्कस करेंगे।